प्यारे बच्चों, आज शुरू करते हैं 12th लेवल का जो 30% कोर्स कम हुआ है वो हमने डाल दिया था। एक वीडियो में आपके पास उपलब्ध होगा, जिनको बच्चों को जो देख नहीं पाए वो देख लें। उसमें रिटन में भी हमने व्हाट्सएप वर्चुअल पे भी डाला था और वीडियो में भी डाला था, दोनों में ही डाला है। उसको मैं समझता हूँ दोबारा बता के समय व्यस्त नष्ट करना अच्छा नहीं है, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो फिर उनकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं दोबारा से उसको बता भी दूंगा। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि 30% कोर्स कटने के बाद जो यूनिट्स आपकी बची हैं वो इतनी सॉलिड यूनिट्स हैं कि उनमें किसी में 2 चैप्टर हैं, किसी में 3 चैप्टर हैं और मैक्सिमम 3 हैं। 2 चैप्टर 2 यूनिट्स में आपकी हैं, पर्यावरण वाली यूनिट्स लास्ट यूनिट इकाई 5 में, और तीसरी यूनिट जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी हैं उनमें केवल 2-2 चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम इन 2-2 चैप्टर वाली दोनों यूनिटों को करेंगे, क्योंकि ये लगभग 14 नंबर की हैं, और 14 नंबर 2 चैप्टरों में यदि आपको मिल रहे हैं तो 28 नंबर, और 2 चैप्टरों का मतलब है कि आप उसको 3 या 4 घंटे में यदि अच्छी तरह से कवर करते हैं, मैं समझता हूँ वीडियो की हेल्प लेके यदि आप करना चाहेंगे तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पर्यावरण वाली यूनिट का, लास्ट वाली जो यूनिट है, और उसका चैप्टर है आपका जैविक और अजैविक फैक्टर्स, पर्यावरण संतुलन, इन चीज़ों के बारे में। आज मैं सामान्य रूप से केवल आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जैविक फैक्टर हैं और अजैविक फैक्टर हैं वो किस प्रकार से हमारे वातावरण को, किस प्रकार से हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हैं। अजैविक फैक्टर में कौन कौन से हैं और जैविक फैक्टर में कौन कौन से हैं। अजैविक फैक्टर वे सभी फैक्टर जो प्रकृति की देन है, जो प्रकृति की देन है, उन्हें हम अजैविक फैक्टर्स में, जैसे प्रकाश, जल, तापक्रम, सोयल, वायु, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल रूप से हमें मिलते हैं। इन्हें हम अजैविक फैक्टर के रूप में जानते हैं। जैविक फैक्टर में हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे पेड़ पौधे, उपभोक्ता, अपघटक और आपके प्रोड्यूसर, उत्पादक, इसमें ये आते हैं। तो इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर 7 नंबर का लगभग बैठता है और 7 नंबर तैयार करने के लिए बहुत कीनली, बहुत गहराई से हमें पाठ का अध्ययन करना पड़ेगा। तो एक एक पॉइंट को, यानी प्रकाश की क्या आवश्यकता है, तापक्रम की क्या आवश्यकता है, जल क्यों प्रभावित करता है जीवन को, वायु क्या है और मिट्टी क्या है, इन सभी पॉइंटों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा तापक्रम को। तापक्रम जो सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होता है प्रकृति में, और वो घटता तथा बढ़ता रहता है। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो, उनका शरीर, कौन है कोल्ड ब्लडेड एनिमल? जिनका शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ साथ घटता और बढ़ता है, ऐसे जंतुओं को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। कौन कौन आते हैं उसमें? आपके रेप्टाइल्स मोस्टली होते हैं, यानी छिपकली आपकी, और सांप आपका, नेवला आपका, ये मोस्टली इसके हैं। दूसरा, और भी कई सारी स्पीसीज कोल्ड ब्लडेड में आती हैं। कुछ एम्फीबियंस भी हैं, जैसे मेंढक, सैलामेंडर्स, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर निश्चित रहता है, चाहे वातावरण का टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए, कितना भी अधिक हो जाए, उनके बॉडी के टेम्परेचर में केवल पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आता है, और यदि ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो अस्वस्थता की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, मनुष्य का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा हो जाए, 100 हो जाए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, या 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर के भागने की आवश्यकता पड़ती है कि तेज बुखार है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल वे एनिमल्स जिनका
शरीर का तापक्रम नियत रहता है, एक समान रहता है, वातावरण के तापमान का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे जंतुओं को हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। सामान्यतः जितने भी मैमल्स हैं और जितने भी जंतु जितने हमने कोल्ड ब्लडेड में बताए हैं उनको छोड़ के बाकी सब वार्म ब्लडेड जंतु हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट डिस्कस करते हैं तापक्रम का बॉडी पर, शरीर पर। शरीर पर तापक्रम का क्या प्रभाव है? शरीर पर तापक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आपने देखा भी होगा, जो लोग दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक हैं, अर्थात ज़्यादा प्रकाश ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, उनके जो कलर होता है वो डार्क कलर का, कभी कभी हम उन्हें काले भी कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज के जितने भी लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो कम टेम्परेचर वाले जीव हैं उनका ब्राइट मिलेगा, जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड जैसे कंट्रीज के जो ठंडे देश हैं उनके जंतुओं का तापक्रम उजला वाइट होगा। अब दूसरा प्रभाव, ये तो था बॉडी पर रंग पर प्रभाव। दूसरा टेम्परेचर का प्रभाव है जो पेड़ पौधों में क्रियाएं होती हैं उन पर। पेड़ पौधों की क्रियाएं भी तापक्रम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हैं, अर्थात जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है क्रियाएं वैसे वैसे बढ़ती हैं, लेकिन उसमें बात एक है कि वो एक निश्चित टेम्परेचर तक बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि बर्निंग टेम्परेचर हो जाए, ज्वलनशील टेम्परेचर हो जाए, वेरी हाई टेम्परेचर हो जाए और फिर भी क्रियाएं बढ़ती रही, ऐसा नहीं है। एक निश्चित टेम्परेचर पर, जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, पौधों में अवशोषण की क्रिया है, ये सभी क्रियाएँ एक निश्चित तापक्रम पर इंक्रीज होती हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, पहला शरीर पर, त्वचा पर, दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ पर और तीसरा वातावरण में। वातावरण यदि हॉट हो, गर्म वातावरण हो तो निश्चित रूप से जीव उससे बचाव करता है, क्योंकि गर्म वातावरण में बहुत कम जीव अपने आप को सरवाइव करते हैं। तीसरा, इसी से प्रभावित होने का एक महत्वपूर्ण कारक है माइग्रेशन। आपने सुना भी होगा कि जो ठंडे प्रदेश, ठंडे देश हैं, उनके जंतु, उनके पक्षी दूर देशों में जहाँ सामान्य तापक्रम होता है वहाँ चले आते हैं। जैसे साइबेरिया से हमारे देश में सारस क्रेन वगैरह आती हैं, हमिंग बर्ड्स वगैरह आती हैं, तो वो वहाँ चूँकि ठंड में वहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और वो उतना झेल नहीं पाती, तो हज़ारों मील की दूरियाँ तय करके वो हमारे जो केवला देव राजस्थान में बर्ड सेंचुरी है वहाँ आ जाती हैं। मद्रास में जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ आ जाती हैं, उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो बर्ड सेंचुरी हैं वहाँ आ जाती हैं। तो कई बर्ड सेंचुरी हमारी पूरी हरी भरी हो जाती हैं इन दिनों में जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ठंड होने के बाद भी उनके लिए सामान्य तापक्रम रहता है। जहाँ से वो आती हैं वहाँ तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह से ये तापक्रम का प्रभाव हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम इसी तरह से देखेंगे प्रकाश का प्रभाव, जल का प्रभाव, मिट्टी का प्रभाव, सोयल का प्रभाव और वायु का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। मैं समझता हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ बने रहें। आपको ज्ञानवर्धक, आपका जीव विज्ञान का चैनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक बातें आपको मिलेंगी और आपका पाठ्यक्रम भी आपको सॉल्व मिलेगा। लाइक करें, वीडियो को देखने के बाद लाइक और डिसलाइक जरूर करें, जैसा भी आपको है। और यदि कुछ बातें ऐसी हैं कि समझ में नहीं आ रही तो उसको कमेंट्स भी ज़रूर करें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में किया जा सके। धन्यवाद।